नमस्कार। आज मैट्रिक स्पेस में हम प्रमेय नंबर 1.7 करेंगे। तो स्टेटमेंट है, माना कि एक्स डी एक दूरी समष्टि है एवं डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई। तो एक्स डी स्टार भी दूरी समष्टि होगी, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको दे दिया गया है डी स्टार एक्स वाई जो है बराबर है मिनिमम ऑफ 1 एंड डी एक्स वाई के, यानी कि 1 और डी एक्स वाई में से जो भी न्यूनतम होगा उसके बराबर होगा डी स्टार एक्स वाई। अब हमें सिद्ध करना है कि डी स्टार एक्स वाई दूरी समष्टि होगा। इसके लिए हमें डी स्टार को दूरी करना पड़ेगा। अब दूरी के लिए देखो, पहला कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। नंबर पहला विपरीत कि यहां से आप देख सकते हैं कि जो डी स्टार एक्स वाई है ये मिनिमम ऑफ 1 एंड डी एक्स वाई के बराबर है। दोनों में से जो भी न्यूनतम है उसके बराबर है। तो देखो, या तो डी स्टार एक्स वाई बराबर है 1 के, या डी स्टार एक्स वाई बराबर होगा डी एक्स वाई के। केवल ये दो ही विकल्प आपके पास में होता है। तो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 1 या डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई। अब देखो, डी एक्स वाई के लिए आप जानते हैं, क्योंकि डी तो दूरी है ना यहाँ, तो डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0, इसलिए डी स्टार एक्स वाई। अब डी स्टार एक्स वाई को देखिए, या तो 1 था या डी एक्स वाई था जो कि ग्रेटर इक्वल 0 है। दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये भी तो 1 0 से बड़ा है ना। डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 है, दोनों ही कंडीशन में ग्रेटर इक्वल 0 है। इसका मतलब पहला विपरीत आपके पास में होगा। दूसरा विपरीत हमें करना होता है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर 0 होगा यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई है। करते हैं, देखिएगा। तो इसमें दो कंडीशन हमें हल करनी है। पहला तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि सपोज डी स्टार एक्स वाई 0 के बराबर है, तो हम सिद्ध करेंगे कि x बराबर y होगा। तो देखिए, माना डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए, जब डी स्टार एक्स वाई बराबर 0 होगा, इसका मतलब ये होगा कि डी स्टार एक्स वाई का डेफिनेशन जो था वो तो ये था कि डी स्टार एक्स वाई इनके दोनों में से जो भी न्यूनतम है इसके बराबर है। अब परिणाम आपने देखा कि डी स्टार एक्स वाई 0 है, तो डी स्टार एक्स वाई 0 के बराबर आया। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई यहां से किसके बराबर है, डी एक्स वाई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी स्टार एक्स वाई बराबर है डी एक्स वाई के, और जो कि किसके बराबर था, 0 के। तो अब यहां से आपने क्या देखा कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0, और डी एक्स वाई बराबर 0 होने पर हम जानते हैं x इक्वल टू वाई होता है, क्योंकि डी दूरी का। तो देखा हमने कि जैसे आपने डी स्टार एक्स वाई को 0 किया, x इक्वल टू वाई मिल गया। एक बार इसका विलोम हम लोग करेंगे। विलोम किस प्रकार से करेंगे, देखिए। माना कि x इक्वल टू वाई, माना x बराबर है y के। अब x y के जब बराबर होगा तो देखो, ये तो आप जानते ही हैं कि डी एक्स वाई बराबर 0 होगा, क्योंकि d दूरी है। और डी स्टार एक्स वाई को अगर हम देखें तो डी स्टार एक्स वाई बराबर था मिनिमम ऑफ 1 एंड डी एक्स वाई के इक्वल टू, तो ये बराबर हो गया मिनिमम ऑफ 1 एंड 0 के। डी एक्स वाई बराबर 0 आ गया, तो डी एक्स वाई को अपन ने यहाँ पर 0 लिख दिया, तो ये बराबर हो गया मिनिमम ऑफ 1, और डी एक्स वाई को हमने क्या कर दिया यहाँ 0। अब देखो, डी स्टार एक्स वाई इनके दोनों के मिनिमम मान के बराबर है न्यूनतम मान के। तो 0 और 1 में से न्यूनतम क्या होता है, 0। तो देखा हमने कि डी स्टार, जैसे हमने x बराबर वाई लिया है, तो डी स्टार एक्स वाई बराबर आ गया 0। तो ये देखिएगा, हमने पहले सिद्ध कर दिया था कि जब डी स्टार एक्स वाई बराबर 0 है तो x इक्वल टू वाई है। फिर हमने सिद्ध कर दिया कि जब x इक्वल टू वाई है तो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई। ये आपने कर दिया सेकेंड अभिग्रहित। अब हम देखते हैं तीसरा अभिग्रहित।
तो तीसरे अभिव्यक्ति में देखिए हमें सिद्ध करना होता है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर हो डी स्टार वाई एक्स के। तो देखिए जो डी स्टार एक्स वाई है यह आपको पता है या तो 1 के बराबर होगा या डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के बराबर होगा। दो ही संभावनाएं बनती है यहां से। तो डी स्टार एक्स वाई या तो 1 के बराबर होगा या डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के बराबर होगा। पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। यदि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 1 है तब डी स्टार वाई एक्स का मान देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो डी स्टार एक्स वाई 1 होने का मतलब क्या हुआ कि इनमें से दोनों में से 1 और डी एक्स वाई में से न्यूनतम मान क्या है 1 है। न्यूनतम 1 होने का मतलब ये हुआ कि डी एक्स वाई का मान 1 से बड़ा है। तो जब डी एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होगा तो डी वाई एक्स का मान भी 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होगा क्योंकि डी स्टार एक्स वाई इनमें से दोनों में से न्यूनतम के बराबर है। तो न्यूनतम 1 हुआ, इसका मतलब डी एक्स वाई 1 से बड़ा होगा। और चूंकि डी दूरी के इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स वाई बराबर है डी वाई एक्स के। तो डी एक्स वाई अगर 1 से बड़ा है तो आप जानते हैं कि जो डी वाई एक्स है वो भी 1 से बड़ा होगा। इसलिए अपन डी स्टार वाई एक्स को भी यहां से देख सकते हैं भाई डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर होगा, मिनिमम ऑफ 1 एंड डी वाई एक्स के। आप देख सकते हैं कि जो डी वाई एक्स है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये 1 से बड़ा है और ये 1 है, तो दोनों में से न्यूनतम क्या हो जाएगा 1। तो आपने देखा कि जब डी स्टार एक्स वाई 1 है तो डी स्टार वाई एक्स भी 1 है, दोनों बराबर है। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन आपके पास में है कि सपोज डी स्टार एक्स वाई बराबर है डी एक्स वाई के। अब देखो जैसे ही डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि जो डी एक्स वाई है 1 से छोटा है। 1 से छोटा क्यों है, क्योंकि डी स्टार एक्स वाई 1 और डी एक्स वाई में से जो भी न्यूनतम है उसके बराबर होगा। तो डी स्टार एक्स वाई जब डी एक्स वाई के बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि जो डी एक्स वाई है 1 से छोटा होगा, तभी तो न्यूनतम बनाएगा। तो डी एक्स वाई जब 1 से छोटा है तो डी वाई एक्स भी तो 1 से छोटा ही होगा ना, क्योंकि डी दूरी का, इसलिए डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों बराबर होंगे। तो अब हम लोग डी स्टार वाई एक्स को देख सकते हैं। तो डी स्टार एक्स वाई बराबर होगा मिनिमम ऑफ 1 एंड डी वाई एक्स के। अब दोनों में से न्यूनतम अपने को देखना है, ये तो 1 है, ये डी वाई एक्स है और डी वाई एक्स को आप देख चुके हैं 1 से छोटा है। डी वाई एक्स 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से न्यूनतम क्या बनेगा 1 से छोटा, 1 और 1 से छोटा तो न्यूनतम 1 से छोटा, 1 से छोटा यानी डी वाई एक्स। तो ये बराबर आ गया डी वाई एक्स के। दोनों ही स्थितियों में आप लोग देख सकते हैं, इसमें तो डी स्टार एक्स वाई बराबर डी स्टार वाई एक्स कहा गया था। अब इसको भी देख लेते हैं। देखो डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के बराबर था और डी स्टार वाई एक्स ये डी वाई एक्स के बराबर है, और ये तो दोनों बराबर होते ही है ना, क्योंकि डी क्या है दूरी का। इसका मतलब ये हुआ कि डी स्टार एक्स वाई बराबर है डी स्टार वाई एक्स के। ये हमने तीसरा अभिक्रित भी कर दिया। अब हम करेंगे नंबर 4 अभिक्रित। तो नंबर 4 अभिक्रित के लिए देखो यहां हम सिद्ध करना है, इसमें देखिए हमें सिद्ध करना है चौथा जो अभिक्रित है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल देन डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के, ऐसा हमें सिद्ध करना। तो देखते हैं इसमें देखिए संभावनाएं जो बनती हैं। सपोज
डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई तीनों ही 1 के बराबर हों। तो पहली संभावना आपने लिख ली कि यदि डी स्टार एक्स वाई, ये पहला संभावना तो कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल देन 1 ही होगा हमेशा, क्योंकि यहां पर देखो हमने क्या लिखा है कि जो डी स्टार एक्स वाई था, डेफिनेशन से देखना एक बार ध्यान से, ये आपको बराबर है मिनिमम ऑफ 1 एंड डी एक्स वाई के, दोनों में से जो भी न्यूनतम है उसके बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि डी एक्स वाई हमेशा एक या एक से छोटा होगा। क्यों होगा, ध्यान देना, दोनों में से न्यूनतम के बराबर है। अब जैसे मान लो डी एक्स वाई एक से छोटा है, तो दोनों में से न्यूनतम क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई। तो मान डी एक्स वाई का एक से छोटा है ना, तो यहां से जो डी स्टार एक्स वाई है डी एक्स वाई के बराबर होगा, जो कि एक से छोटा है। दूसरा, अगर डी एक्स वाई का मान आप एक से बड़ा लेते हैं तो दोनों में से न्यूनतम बनेगा 1, इसलिए जो डी स्टार एक्स वाई है 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई का मान चाहे कुछ भी हो, जो डी स्टार एक्स वाई का जो मान आएगा वो हमेशा एक या एक से छोटा होगा। तो ये हमने बात कर ली डी स्टार एक्स वाई की, एक या एक से छोटा होगा हमेशा। अब पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, देखिएगा पहली कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि जो डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई है ये भी दोनों 1 1 है, इनको दोनों को 1 1 ले लेते हैं अपन एक बार। तो यदि डी स्टार एक्स जेड इक्वल टू 1 तथा डी स्टार जेड वाई इक्वल टू 1, ठीक है भाई, दोनों को 1 1 ले लिया। तो अब देखना दोनों को जरा, डी स्टार एक्स जेड, इसलिए डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, दोनों को आप जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और जो 2 होगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन डी स्टार एक्स वाई से। 1 1 इसका अधिकतम मान नहीं हो सकता है, तो डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई ग्रेटर देन हो गया डी स्टार एक्स वाई से। दूसरी संभावना अपन जो देखते हैं, सपोज कि डी स्टार एक्स जेड डी एक्स जेड के बराबर है और डी स्टार जेड वाई डी जेड वाई के बराबर है। तब देखिएगा भाई, ये तो हम जानते ही हैं कि जो डी एक्स वाई, दोनों को इनको जोड़ते हैं अपन एक बार, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, देखिए भाई डी स्टार एक्स जेड बराबर था डी एक्स जेड के, तो इसको हमने लिख दिया है डी एक्स जेड, और डी स्टार जेड वाई बराबर था डी जेड वाई के, तो इसको आपने लिख दिया है डी जेड वाई। और डी दूरी के है, डी दूरी के, इसलिए फोर्थ डिग्री से आप जानते हैं कि डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ग्रेटर देन होगा डी एक्स वाई से। और यहां से जो डेफिनेशन है डी स्टार एक्स वाई का, इससे आप लोग देख सकते हैं कि जो डी एक्स वाई है ये या तो इसके बराबर होगा डी एक्स वाई के, या फिर डी एक्स वाई से बड़ा होगा, तो ग्रेटर इक्वल डी एक्स वाई ऐसा ही होगा ना, क्योंकि देखिएगा या तो किसके बराबर होगा, दोनों में से न्यूनतम के बराबर। तो जब 1 के बराबर होगा, ध्यान देना, जब डी स्टार एक्स वाई 1 के बराबर होगा, इसका मतलब डी एक्स वाई 1 से छोटा, तो डी एक्स वाई तो 1 से छोटा और डी स्टार एक्स वाई 1, इसका मतलब सही है ना, या फिर इसके बराबर हो गई, तो ग्रेटर इक्वल। तो ये डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई ग्रेटर इक्वल आ गया डी स्टार एक्स वाई के, और पहली कंडीशन में आप देख ही चुके, इसका मतलब ये फोर्थ अभिग्रहित भी डी स्टार के लिए सत्य है, इसलिए हम कहेंगे कि डी स्टार दूरी का है, इसलिए आप कहते हैं कि डी स्टार दूरी का है, और डी स्टार दूरी के इसलिए हम लोग कहेंगे कि एक्स डी स्टार दूरी के समष्टि है, इसलिए एक्स डी स्टार दूरी समष्टि है। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 1.8, माना कि ए तथा बी एक दूरिक समष्टि एक्स डी के दो परिबद्ध समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी भी एक्स डी में परिबद्ध होगा,
ठीक है, भी देखते हैं। यहां में दे दिया गया है कि ए तथा बी दूरिक समष्टि के दो परिबद्ध समुच्चय है। ए और बी परिबद्ध समुच्चय है। परिबद्ध समुच्चय का मतलब क्या होगा कि ए और बी का जो व्यास है एक परिमित वास्तविक संख्या है। तो ए का जो व्यास होता है उसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और परिमित का मतलब हम लिखते हैं डेल्टा ए लेस देन इन्फिनिट। इसी प्रकार से बी का जो व्यास है डेल्टा बी, ये परिमित होगा यानी कि लेस देन इन्फिनिट। ये अपने को दिया गया है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ए यूनियन बी एक्स डी में परिबद्ध होगा। तो देखिएगा यहाँ एक बार तो ये एक्स ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है और वाई बी का कोई भी एलिमेंट है। और अब हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी को परिबद्ध। तो हम ए यूनियन बी के कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं एक बार। तो माना कि ए और बी ये कोई दो एलिमेंट है ए यूनियन बी के। अब हमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी परिबद्ध होगा। तो ए यूनियन बी को परिबद्ध करने के लिए हम ए यूनियन बी का व्यास ज्ञात करेंगे, और व्यास का मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स के मध्य अधिकतम दूरी। तो आपको अधिकतम दूरी निकालनी है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स के बीच में। अब देखो यहाँ पर जो दो एलिमेंट आपने लिया है ए और बी, इसके लिए हमारे पास में चार स्थितियां संभव है। अब वो चार स्थितियां क्या हो सकती हैं, देखिए पहली कंडीशन अपने पास में बनता है कि सपोज ए और बी दोनों ही ए के एलिमेंट हो सकता है ए और बी दोनों ही बी के एलिमेंट हो सकता है कि ए तो ए का एलिमेंट हो और बी बी का एलिमेंट हो। एक कंडीशन में हो सकता है कि ए बी का एलिमेंट हो और बी ए का एलिमेंट हो। तो यहां चार स्थितियां संभव है, यहां चार स्थितियां संभव हैं। चार स्थितियां संभव है। पहली देखिएगा क्या है, सपोज कि ए और बी दोनों ए के एलिमेंट है। ए यूनियन बी का तो गई ना, फिर तो दोनों ही ए के एलिमेंट है आपके पास में। अब देखो हमें तो ए और बी के मध्य अधिकतम दूरी की बात करनी है, तो डी ए बी और लेस देन इक्वल है। देखिए फोर्थ डिग्री तक यूज में कर ले रहे हैं दूरी का। तो चौथा डिग्री यूज करने के लिए देखो सपोज यहाँ पर ए का जो एलिमेंट था आपने क्या ले लिया, एक्स। ठीक है, एक्स को अपन जैसे ही लेंगे तो एक्स को दोनों के बीच में ले लो, तो लेस देन इक्वल हो जाएगा डी ए एक्स प्लस डी एक्स बी। अब देखो एक एलिमेंट और बचे अपने पास में y। अब इस चीज से में कोई मतलब नहीं है कि y एक एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि अपने पास में दूरी के d जो कि किस में परिभाषित था, x में। तो a और b ये सब सबसेट है किसके, x के। तो ये जो अभिग्रहित अपन लगा रहे हैं ये इस कैपिटल X के लिए लगाते हैं। तो यहाँ जो a और b के एलिमेंट है वो सब x के एलिमेंट तो गई। तो यहाँ पर आपको ये इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि y एक एलिमेंट है या नहीं है, तो हम यहाँ दूरी में लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि वो अपन किसके लिए लगा रहे हैं, कैपिटल X के लिए। तो देखिएगा डी ए बी लेस देन इक्वल देन डी ए एक्स, और जो y बचा है उसको दोनों के बीच में लगा दीजिए। तो डी एक्स वाई प्लस डी वाई बी। अपने को व्यास बनाना है, व्यास का मतलब सुप्रीमम करना है। तो सुप्रीमम कर दीजिए दोनों पक्षों का। तो सुप्रीमम ऑफ डी ए बी, और ए और बी एलिमेंट है यहां पर किसके, ए यूनियन बी के, लेस देन इक्वल देन इधर से कर दीजिए सुप्रीमम ऑफ डी ए एक्स डी ए एक्स प्लस डी एक्स वाई और प्लस डी वाई बी। ए और बी दोनों एलिमेंट है किसका, ए यूनियन बी का। अब देखिए व्यास के डेफिनेशन से अपन जानते हैं ए और बी ए यूनियन बी का एलिमेंट है, और इसका सुप्रीमम करते ही क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी का व्यास। तो ए यूनियन बी का व्यास यानी कि डेल्टा ए यूनियन बी।
लेस देन इक्वल देन, इसको सुप्रीमम को आप अलग अलग कर लीजिए एक बार, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ डी ए एक्स, और यहां आप देख सकते हैं ए और एक्स दोनों किसके एलिमेंट है, ए के, प्लस डी एक्स वाई। अब देखिएगा इसमें हमें सुप्रीमम की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर x तो एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है b का, तो अपने को व्यास यहाँ बनेगा नहीं, तो ये एक अचर दूरी होगी, x और y के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, अचर दूरी, इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा। और प्लस सुप्रीमम ऑफ d वाई बी, और y यहाँ y और b दोनों यहाँ एलिमेंट है b के। अब देखिएगा डेल्टा a यूनियन b लेस देन इक्वल देन, अब देखिएगा सुप्रीमम ऑफ डी ए एक्स, और ए और एक्स दोनों किसके एलिमेंट है, ए के, यानी ए के अवयवों के मध्य अधिकतम दूरी, तो ये बन गया आपके पास में ए का व्यास, तो डेल्टा ए प्लस डी एक्स वाई आपके पास में एक अचर दूरी है, और प्लस सुप्रीमम ऑफ वाई बी, वाई और बी के मध्य की अधिकतम दूरी, वाई और बी दोनों ही बी के एलिमेंट है, इसका मतलब ये बी का व्यास बन गया है, और बी का व्यास बन गया, इसका मतलब डेल्टा बी। तो देखिए तीनों राशियां परिमित हैं, और तीन परिमित राशियों का योग भी हमेशा एक परिमित राशि होता है, यानी कि लेस देन इन्फिनिट, और ए यूनियन बी का व्यास लेस देन इन्फिनिट आ गया, यानी कि परिमित है, इसलिए हम कहेंगे कि ए यूनियन बी परिबद्ध है, इसलिए ए यूनियन बी परिबद्ध है, ए यूनियन बी परिबद्ध है। ये हमने पहली कंडीशन की बात कर ली है। अब हम इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन पर विचार करेंगे। तो दूसरी कंडीशन आपके पास में है कि सपोज यदि, जैसा अभी हमने ए और बी दोनों ए के एलिमेंट लिए थे, हो सकता है कि ए और बी दोनों ही बी के एलिमेंट हो। अब ए और बी दोनों अगर बी के एलिमेंट है तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से वापस से ए यूनियन बी परिबद्ध है। अब इसको मैं हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधा लिख देंगे कि ए यूनियन बी परिबद्ध है। और तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन में सपोज कि ए तो एलिमेंट है ए का और बी एलिमेंट है बी का। तो ए तो एलिमेंट है ए का और बी एलिमेंट है बी का। अब इस स्थिति में क्या बनेगा देखते हैं। देखो डी ए बी लेस देन इक्वल देन डी ए एक्स, एक्स को अगर ले लिया जाए दोनों के बीच में तो एक तो ए एक्स बनेगा, एक एक्स बी बनेगा। तो डी ए एक्स प्लस डी एक्स बी, और फिर वाई को ले लेते हैं तो डी ए बी लेस देन इक्वल देन डी ए एक्स प्लस डी एक्स, और वाई को ले लिया तो देखो एक्स वाई बनेगा और एक बन जाएगा वाई बी। तो डी एक्स वाई प्लस डी वाई बी, और अब सुप्रीमम आप लोग इसका कर देंगे। अब सुप्रीमम करेंगे अपन इसके दोनों पक्षों का। तो सुप्रीमम ऑफ डी ए बी, सुप्रीमम ऑफ डी ए बी, ए और बी दोनों एलिमेंट है ए यूनियन बी का, लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ डी ए एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई बी। ठीक है, यहां ए और बी दोनों एलिमेंट है ए यूनियन बी का। अब देखो सुप्रीमम ऑफ डी ए बी और ए और बी दोनों ए यूनियन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब ये ए यूनियन बी का व्यास बन गया। तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल देन, इसको देखिएगा सुप्रीमम ऑफ डी ए एक्स। अब इसमें ध्यान देना भाई, ए किसका एलिमेंट लिया हमने ए का, और एक्स को भी किसका एलिमेंट लिया था ए का, दोनों ही ए के एलिमेंट है, इसलिए जब इसका आप सुप्रीमम करेंगे तो ये ए का व्यास बन जाएगा डेल्टा ए। एक्स ए का एलिमेंट था, वाई बी का एलिमेंट था, दोनों के मध्य की दूरी एक अचर होगी, तो इसको आप एज इट इज लिख देंगे डी एक्स वाई। वाई और बी, वाई हमने बी का एलिमेंट लिया था, बी को भी हमने यहाँ बी का एलिमेंट लिया है,
इसका मतलब दोनों के मध्य की जो दूरी होगी ये बराबर हो जाएगी, दोनों ही बी के हैं तो डेल्टा बी, बी का व्यास बन जाएगा। तो ये आ गया फिर से। अब इसमें देखिएगा ए का व्यास परिमित है, बी का व्यास परिमित है, ये अचर दूरी है, तो लेस देन इन्फिनिट, और ये लेस देन इन्फिनिट आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि ए यूनियन बी परिबद्ध है, इसलिए ए यूनियन बी परिबद्ध है। अब इसी प्रकार से चौथी कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, नंबर 4, जिसमें सपोज ए को तो हम एलिमेंट ले लें बी का और बी को हम एलिमेंट ले लें ए का, तब देखिएगा डी ए बी लेस देन इक्वल देन डी ए। अब देखो ए बी का एलिमेंट है, अब बी का एलिमेंट एक्स और वाई में से किसको लिया था अपन ने, वाई को, इसलिए मैं पहले यहां यूज करूंगा वाई का, तो डी ए वाई प्लस डी वाई बी, ठीक है ना। और ये जब आ गया तो फिर से, तो अब ये बनेगा डी ए बी लेस देन इक्वल देन डी ए वाई प्लस डी, अब एक्स को और ले लेते हैं तो वाई एक्स और एक्स बी बन जाएगा, तो डी वाई एक्स प्लस डी एक्स डी। अब फिर से हम इसका सुप्रीमम कर देंगे, तो सुप्रीमम ऑफ डी ए बी, ए और बी दोनों एलिमेंट है ए यूनियन बी का, लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ, यहां ए और बी ए यूनियन बी का एलिमेंट है, डी ए वाई प्लस डी वाई एक्स प्लस डी एक्स बी। तो अब देखिए सुप्रीमम ऑफ डी ए बी, ए और बी दोनों ए यूनियन बी का एलिमेंट है, इसका मतलब ये ए यूनियन बी का व्यास बन गया, तो डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल देन, इसको देखिएगा डी ए वाई का जो सुप्रीमम होगा, इसमें देखो ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट लिया था और वाई को भी बी का एलिमेंट लिया था, इसका मतलब ये बी का व्यास बन जाएगा, तो डेल्टा बी, और प्लस डी वाई एक्स, ये एक अचर दूरी हो गई आपके पास में, और प्लस इसमें देखो एक्स को हमने ए का एलिमेंट लिया था और बी को भी हमने ए का एलिमेंट लिया है, इसका मतलब ये आपके पास में ए का व्यास बन गया डेल्टा ए। अब तीनों राशियां परिमित है, तो परिमित राशियों का योग भी परिमित होता है, यानी कि लेस देन इन्फिनिट। इसका मतलब फोर्थ कंडीशन में भी आपने क्या देखा कि ए यूनियन बी परिबद्ध है, इसलिए ए यूनियन बी परिबद्ध है।